नमस्कार। बटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर अपनी यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। और ये टॉपिक क्यों लिया, इसके पीछे भी एक वजह है। जैसा कि पहले विचार था कि पूरा का पूरा जो सेट एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर या इससे इसके समान जो भर्ती है उसके लिए पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया करवाने का विचार था। लेकिन उसमें टाइम की कमी होने के कारण उसको पूरा नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, एक सुविधा स्टूडेंट्स के लिए दी है, वो ये है कि जो भी स्टूडेंट अगर कोई छोटा टॉपिक करना चाहता है, छोटा या बड़ा जो भी टॉपिक, एक निश्चित टॉपिक किसी न किसी का होता ही है कि वो चीज़ समझ में नहीं है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख सकते हैं और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस पर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाने की। तो आप कमेंट में टॉपिक लिख सकते हैं या हमारे जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स बहुत सी कोचिंग सेंटरों के अभी मिल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। जैसे बात करें बड़े कोचिंग सेंटरों की, उत्कर्ष क्लासेज है, परिष्कार है, श्रीमान गणपत सिंह जी राजपुरोहित है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी पप्पू जी प्रजापत की, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उस कोर्स में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है, वैसे तो ऐसी कोई नौबत नहीं आती, एक बड़े लेक्चर जो हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा टॉपिक आपने पढ़ना है तो उसका आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा, जल्दी से शुरू कर देते हैं। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज बड़ा शानदार टॉपिक है ये। और शॉर्ट में अगर देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक। अच्छा, जब भी आज़ाद हिंद फौज को पढ़ेंगे तो उसमें कैप्टन मोहन सिंह को भी अपने पढ़ते हैं। हालांकि उनके बारे में थोड़ा सा मैटर है, जब इन्होंने औपचारिक स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज की। लेकिन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित एक महान व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को भी अपनी प्रारंभ से लेके यहाँ तक अपनी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ते जाएंगे। तो मुख्य जो आज़ाद हिंद फौज का केंद्र बिंदु है वो सुभाष चंद्र बोस ही है। मैं लिख देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस। अगर इनके जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 23 जनवरी 1897, एक स्थान है कटक और ये वर्तमान में उड़ीसा में है। 1919 तक सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो स्नातक की शिक्षा थी वो पूरी की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में। और इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए, जहां इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा को भी पास किया था। वर्तमान जो यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस या आईएफएस की परीक्षा का आयोजन होता है, उस समय आईसीएस परीक्षा जो कि पहले इंग्लैंड में होती थी और उसके बाद भारत में भी इसका आयोजन किया गया। हालांकि इसमें भी बहुत से विवाद हैं। जैसे जब भारतीयों का इसमें प्रवेश होना स्टार्ट हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए आयु सीमा है वो कम कर दी, और उस कम आयु सीमा के दौरान भारत का कोई व्यक्ति इसे पास नहीं कर सकता था। ठीक है। अच्छा, कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन जल्द ही इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद इस पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और 1921 में ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए। ठीक है। 1921 में आईसीएस की परीक्षा पास जो त्याग पत्र वो दे के और कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस समय कांग्रेस में चल रहा था असहयोग आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो मैं मुख्य इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिख ले रहा हूँ। ओके। अच्छा, एक मिनट, मेरे थोड़ी सी सर्वर में प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद रिकॉर्ड सही नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ी सी कई बार क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। चलो, ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख देता हूँ। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में इनका जन्म हुआ और 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, स्नातक। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया, आईसीएस, और अगले ही साल 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गई, कांग्रेस में शामिल। ओके, यहां तक अपने कर चुके हैं। अच्छा, इस समय कांग्रेस में चल रहा था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और आपको पता है असहयोग आंदोलन के बारे में, जब गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त 1920 को, 1920 को, और इसी दिन अपने बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत भी हो गया था। तो ये आंदोलन की खुशी और तिलक जी की मौत का गम एक साथ चल रहे थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इस आंदोलन के दौरान एक हिंसक घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हो गया और उसके बाद बारदोली में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और 12 फरवरी को, यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जब स्थगित किया गया तो कांग्रेस में ही आपसी मतभेद हो गया, क्योंकि एक दल जो था वो इस आंदोलन को निरंतर बनाए रखने के लिए सहयोग कर रहा था या प्रयास कर रहा था, वहीं दूसरी ओर गांधी जी और उनके कुछ जो खास अनुयायी थे उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया, क्योंकि चौरी चौरा कांड की हिंसक घटना हो चुकी थी। अच्छा, इस स्थगित होने के कारण कांग्रेस का जो एक पक्ष है जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है, वो उन्हीं की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए थे। बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इनका भी जीवन काल देखा जाए, राजनीतिक जीवन काल तो असहयोग आंदोलन के बाद से विशेष रूप से शुरू होता है, लेकिन 1925 में चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई। 1921 में जब चित्तरंजन दास जी की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुई, असहयोग आंदोलन के दौरान बोस को 1 दिसंबर 1921 को कारावास की भी सजा हुई और राजनीतिक जीवन में उनकी ये पहली सजा थी। 6 माह के लिए उनको कारावास दिया गया। 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने मिलकर एक अलग दल भी बनाया जो स्वराज पार्टी कहलाया था। हालांकि इस स्वराज पार्टी के जो कार्य थे वो कांग्रेस के साथ मिले जुले थे, कांग्रेस के एक सहयोगी दल के रूप में ये कार्य कर रही थी, लेकिन इस दल ने चुनाव में भाग लेने की भी घोषणा की। ठीक है, तो ये जो विशेष जो बातें हैं ये अपनी असहयोग आंदोलन और उसके बाद की जो आंदोलनों की घटनाएं हैं उसमें स्वराज पार्टी है, HSRA या क्रांतिकारी आंदोलन है, तो वहां अपनी पढ़ लेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो मुख्य रूप से यही है, आजाद हिंद फौज। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बोस को सजा हुई। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को 6 माह का कारावास, और ये कारावास जो है ये 1 दिसंबर 1921 को मिला। 6 महीने के बाद इनको जेल से आजाद कर दिया गया। इसके बाद का जो अगला प्रमुख कार्य है सुभाष चंद्र बोस जी का, वो क्या था? तो इन्होंने जब स्वराज पार्टी की स्थापना होगी, स्वराज पार्टी के बाद एक नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में भारत में पूर्ण स्वाधीनता नहीं मांगी गई, बल्कि एक डोमिनियन स्टेट का प्रावधान था। डोमिनियन स्टेट, हिंदी में बोले तो अधिराज्य। लेकिन कांग्रेस के जो युवा नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू है, सत्यमूर्ति है, सुभाष चंद्र बोस है, ये चाहते थे कि हम भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखें, केवल डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा। नेहरू रिपोर्ट से नाराज होके, एक प्रकार से अपनी नाराजगी ही कहेंगे, इस रिपोर्ट से नाराज होके कांग्रेस के जो युवा लोग थे, उन युवा लोगों ने एक अलग दल बना लिया जिसको कहा गया ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ऑल इंडिया
इंडिपेंडेंस लीग। अच्छा, इस लीग में कौन कौन थे उनकी भी चर्चा करेंगे। इसमें तीन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और एक थे सत्यमूर्ति। और डोमिनियन स्टेट के विरोध में, यानी इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का जो लक्ष्य रखा था, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग के लिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। अच्छा, इसके बाद अगर अपने सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल की अगली महत्वपूर्ण बात देखें तो वो था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, जब भारत के प्रमुख नेता पढ़ेंगे अपने, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन के हो या शिक्षा से संबंधित हो या किसी भी भारत से संबंधित कार्य के लिए वो संबंधित होंगे, तो वहाँ पर इनका पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में मैं वहाँ तक इनको लेके आ रहा हूँ। हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को मनोनीत किया गया। देखिए, निर्वाचन नहीं हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, और ये कौन थे? मनोनीत अध्यक्ष थे, ये। और इन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा भी प्रदान की। जैसे अगर बात करें, हरिपुरा अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी स्थापना की गई, और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो इसी हरिपुरा अधिवेशन की प्रमुख बातें हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। लेकिन विशेष जो घटना है इनके जीवन काल की, वो था इनसे आगे वाला अधिवेशन 1939 का, और ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। और इस त्रिपुरी अधिवेशन में, इससे पहले जो हुआ था 1938 का हरिपुरा, उसमें ये मनोनीत हुए थे, लेकिन अगले ही साल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। और इस त्रिपुरा अधिवेशन में चुनाव के लिए 2 व्यक्ति शामिल हुए। बस निकल रही थी तो मैंने एक बार के लिए आवाज को बंद किया था। ठीक है, क्या करें, रोड के ऊपर घर, रोड पर तो नहीं है, रोड से साइड में। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, तो इसमें एक साइड थी सुभाष चंद्र बोस, माफी चाहेंगे, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी ओर थे आपके पटाभी सीतारमैया। और पटाभी सीतारमैया को सहयोग कर रहे थे गांधी जी, यानी गांधी जी ने कहा था कि पटाभी सीतारमैया या मैं एक ही बात है। अच्छा, इस त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे चुनाव, और काफी मतों से जीते थे, तो इनको मिल गई विजय। और पटाभी सीतारमैया की जो हार हुई, उसके लिए गांधी जी ने कहा था कि ये हार पटाभी सीतारमैया की नहीं है, बल्कि मेरी हार है। और यहां से गांधी जी और कुछ अन्य लोग जो सुभाष चंद्र बोस और उनके दल में शामिल थे, वो गांधी जी से नाराज भी हुए थे। अच्छा, जब कांग्रेस में इस प्रकार की नाराजगी होगी, तो कांग्रेस को पता है कि इससे पहले भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस कहीं टूट ना जाए, और इसका एक सॉल्यूशन भी निकाला। कांग्रेस में एक नेता थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक राय दी, एक सुझाव दिया, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि आप जो अपनी कार्यकारिणी समिति का जो गठन करें, वो गांधी जी के अकॉर्डिंग करें, यानी गांधी जी जिस प्रकार से आपको कहे वैसे आप करें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए साफ मना कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने जब मना कर दिया, तो इससे गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए, उनके जो सहयोगी है वो नाराज़ हुए। एक प्रकार से माहौल को बदलते देख, या कांग्रेस का कहीं विभाजन ना हो, इसके बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद का त्याग कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस का चुनाव हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर राजेंद्र प्रसाद ने शेष समय के लिए अध्यक्ष पद को संभाला। तो यहाँ से अगर मैं कंपटीशन क्वेश्चनों की बात करूँ, काफ़ी क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे
सुभाष चंद्र बोस के जन्म से संबंधित तो है ही, जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है अपने लिए भी, अपने भारत के लिए भी। ठीक। कांग्रेस में शामिल हुई 1921 में, या ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और किसकी प्रेरणा से शामिल हुई, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कांग्रेस में शामिल हुए थे, प्रेरणा प्राप्त हुई थी चित्तरंजन दास की प्रेरणा से, चित्तरंजन दास की प्रेरणा से। ठीक है, यानी इनके राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी बनता है कि अपने राजनीतिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कारावास कब हुआ। बाद में जब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद त्यागपत्र देंगे तो उसके बाद भी इनको नज़रबंद किया जाएगा, कभी कारावास में, कभी इनके घर में, और वहीं से ये गुप्त रूप से निकलेंगे। तो वो बातें अपने आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें तो 1921 यानी दिसंबर 1921 में सुभाष चंद्र बोस को कारावास मिला। ठीक है। इसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इनका संबंध किस दल से था, या जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई तो उसके स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला दल था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जिसमें युवा शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, सत्यमूर्ति है, ये लोग शामिल थे। और इन्होंने इस दल के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हरिपुरा अधिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को मनोनीत किया गया था और एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी स्थापना की गई। ठीक है। अगले वर्ष जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें ये विजयी हुए थे, जीत गए थे। और जब ये जीत गए तो गांधी जी ने अपनी हार मान ली। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत ने जो सुझाव दिया कि आप अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन गांधी जी के सुझाव से करें, तब इन्होंने इनकार कर दिया था। और इसके बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और शेष समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद बने। अब कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने 1939 में यानी त्यागपत्र देने के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की स्थापना। ठीक है। और जब ये कांग्रेस से अलग हो गई तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस से अलग होगा, ब्रिटिश सरकार का दमन उस व्यक्ति के लिए तैयार होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जैसे ही कांग्रेस से अलग होंगे, ब्रिटिश सरकार अपनी दमनकारी नीति चलाएगी, और ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हुआ। कांग्रेस से अलग होने के बाद जुलाई 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1940 और इनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके कलकत्ता में नजरबंद भी कर दिया, कलकत्ता में नजरबंद। और सुभाष चंद्र बोस ने इसके विरोध में भूख हड़ताल भी कर दी। अब ब्रिटिश सरकार चिंतित होगी, क्योंकि अगर किसी महान व्यक्ति का कोई नुकसान होगा तो सरकार पर सीधा सा आरोप लगेगा और सरकार के विरुद्ध कार्यवाही भी होगी। भूख हड़ताल से सरकार चिंतित हुई और 5 दिसंबर 1940 को इनको जेल से रिहा कर दिया गया। 5 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया जेल से। लेकिन रिहा करके आज़ाद नहीं किया, बल्कि रिहा करने के बाद इनको इनके घर में नज़रबंद किया। इनके घर में नज़रबंद का मतलब है कि व्यक्ति अपने घर में तो रहेगा, लेकिन चारों ओर पुलिस का पहरा रहेगा, वो कहाँ जाता है, किधर जाता है, सारी की सारी जांच होगी। ठीक। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को रोकना कोई मामूली सी बात थोड़ी है। घर में नज़रबंद किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अगर भारत के अंदर रह के स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो विदेश में जाके प्राप्त कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अंग्रेजों ने भी तो विदेश में आके शासन सत्ता स्थापित कर ली थी। घर में नज़रबंद कर लिया, लेकिन कब तक रोके रखी, 18 जनवरी 1941। देखिए, अभी 1-1.5 महीने पहले उनको घर में नज़रबंद किया था, ये अपने घर से निकल गए। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। जैसे घर से निकले, वेश किसका अपनाया था, तो एक व्यक्ति था जियाउद्दीन पठान के वेश में घर से निकल गए। और ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये जियाउद्दीन ही है, तो इन्होंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया भी तो ये उनकी आंखों से बच के निकल गए। अब इनके जो जाने का क्रम है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो।
जाने का क्रम कैसे है। देखिए, ये था सुभाष चंद्र बोस का घर। ठीक, घर से गए, सबसे पहले गए थे गोमा, और गोमा से ये चले गए पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक, अच्छा, पेशावर में इनको एक सहयोगी भी मिल गए, और उन सहयोगी का नाम था भगत राम तलवार। भगत राम तलवार, ये इनके मुख्य सहयोगी थे। और यहाँ से पेशावर से चले गए काबुल, वर्तमान अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, भगत राम तलवार। थोड़ा सा पेन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी आप देख लेना, भगत राम तलवार है। काबुल चले गए। काबुल से इन्होंने रूस जाने का विचार किया, मॉस्को यानी रूस। लेकिन इसके लिए अपना नाम भी बदलना पड़ा। और काबुल से जब ये जाएंगे मॉस्को, तब इस समय ये जो नाम लिखे रखेंगे अपना, वो था इनका ओरलैंडो मेजोंटो। ये इनका नाम रहेगा उपनाम। जब भी रास्ते में कोई पूछेगा भी भाई तुम कौन है, तब ये बोल देंगे मैं ओरलैंडो मेजोंटो हूँ। ठीक है। और इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति बोस को जानता हो। अगर जब तक सोशल मीडिया नहीं थी, तब तक हम उस व्यक्ति को नहीं जानते थे जिससे अपने मिले ना हो। मॉस्को रूस चले गए। और अच्छा, ये पेन अब कहाँ से सिलेक्ट करूँ, चलो जो भी है। मॉस्को रूस चले गए, और रूस से ये आगे चलेंगे बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी। और जर्मनी जाने का विचार था, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रमुख दुश्मन जर्मनी और वहाँ के हिटलर, तो कहीं ना कहीं हिटलर जो है वो इस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्हें सहायता दे सकते हैं। अच्छा, वहाँ जाने की इनकी कुछ जो बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हिटलर ने स्वागत करने से पहले, यानी हिटलर प्रत्यक्ष रूप से एकदम से किसी से नहीं मिलते थे, इससे पहले 2-3 व्यक्तियों को भेजा था, सुभाष चंद्र बोस को बिठाया था, इन्होंने स्वागत किया था, अच्छी तरीके से बिठाया था। 2-3 बार अलग अलग व्यक्तियों को भेजा, वो आते आते ही जो अपने सुभाष चंद्र बोस थे उनमें पहचानने की कला बड़ी अद्भुत थी। इन्होंने पहचान लिया भी ये व्यक्ति हिटलर नहीं है। 2-3 बार आए, सुभाष चंद्र बोस से मिले कि मैं हिटलर हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी आप हिटलर से मुझे मिलवा दीजिए। 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो हिटलर ने सोचा कि यार बड़ा शानदार आदमी है, ये जानता है। तब हिटलर खुद इनसे मिलने आया था, और हिटलर ने पूछा भी था कि आपने इसे कैसे पहचाना। तब इन्होंने कहा था कि मुझे इतना विश्वास था कि हिटलर जैसा व्यक्ति तो पहले हाथ नहीं मिलाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बहुत अलग अलग बुक से प्राप्त होती है। अच्छा, यहाँ बर्लिन जर्मनी गए थे, कब गए थे, कौन मिला था, इसके बारे में भी अपने को देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। पहली बात, कब गए, तो 28 मार्च 1941, लगभग 2 महीने 10 दिन, 70 दिन की यात्रा के बाद, घर से 70 दिन की यात्रा के बाद पहुंचे थे बर्लिन। अच्छा, यहाँ पर स्वागत किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्वागत किया था रिबेनट्रोप ने। रिबेनट्रोप, आप कहोगे जी ये कौन, ये हिटलर का सहयोगी था, बड़ा शानदार आदमी था रिबेनट्रोप। लिख देता हूं मैं, हिटलर का सहयोगी, हिटलर का सहयोगी। ठीक है। तो अब ये चले गए जर्मनी में। बाद में इनकी हिटलर के साथ मुलाकात भी हो गई, हिटलर के साथ मुलाकात। अच्छा, हिटलर के साथ मुलाकात होगी। हिटलर ने इनको एक उपाधि भी थी, बोस को नेताजी की उपाधि थी, बोस को नेताजी की उपाधि ये दी थी। ठीक। इसके अलावा बोस ने क्या किया यहाँ पे, तो जर्मनी में एक सेना बनाई जिसको कहा जाता है द फ्री इंडियन लीजन। ये सेना का नाम था, ये सेना बनाई थी बर्लिन यानी जर्मनी में। ठीक है। और इस द फ्री इंडियन लीजन के कुछ अन्य केंद्र भी स्थापित किए थे, अन्य केंद्र, और ये केंद्र बनाए थे रोम में भी बनाए थे और पेरिस में भी बनाए थे। ठीक। तो यहां पर आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अपने चले, अगर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस पहुंच चुके हैं और अब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी होगी। और लिख देता हूं मैं आज़ाद हिंद फौज।
आज़ाद हिंद फौज, क्योंकि नेताजी के जाने से पहले इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान था, जापान ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। जापान ने कहाँ अधिकार कर लिया? सिंगापुर में, सिंगापुर पर अधिकार। और जब सिंगापुर पर अधिकार किया, सिंगापुर अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था। और ब्रिटेन का जब अधिकार था तो ब्रिटेन के अधीन ही भारत ने इस युद्ध में भाग लिया था। सिंगापुर पर जब अधिकार किया तो हजारों भारतीय सैनिकों को जापान ने बंदी बना लिया, हजारों सैनिकों को वहां पर बंदी बना लिया। अच्छा, जब बंदी बनाया, सिंगापुर पर अधिकार और भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया, भारतीय सैनिक बंदी बन गए। ठीक। अच्छा, इसी समय वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, कैप्टन मोहन सिंह। इन कैप्टन मोहन सिंह ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन का नाम था टोक्यो सम्मेलन। टोक्यो सम्मेलन जापान में है और इस सम्मेलन को किया था 28 से 30 मार्च 1942। सैनिकों ने भी भाग लिया, वहां पर जो इंडियन रह रहे हैं उन्होंने भी भाग लिया। और कैप्टन मोहन सिंह के यहां पर कुछ सहयोगी भी थे, कुछ सहयोगी भी थे, सहयोगी। और इन सहयोगियों में कुछ प्रमुख थे, जैसे एक तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। एक थे निरंजन सिंह गिल, निरंजन सिंह गिल। और इसी टोक्यो सम्मेलन में आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना की गई। आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना, आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना। ठीक है। और इसके बाद अगला जो सम्मेलन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला महत्वपूर्ण जो सम्मेलन था वो था बैंकॉक सम्मेलन, बैंकॉक सम्मेलन। और इसका आयोजन हुआ था 23 जून 1941 को। अब आजाद हिंद फौज की स्थापना तो टोक्यो सम्मेलन में हो चुकी है और बैंकॉक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। और इस बात ये थी कि इसमें अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना हो गई, विधिवत स्थापना। लेकिन किसी कारणों से आज़ाद हिंद फौज और ज़्यादा नहीं चल पाई और आज़ाद हिंद फौज जल्दी ही भंग हो गई। जब भंग हो गई तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया कि आप आए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करें, इसका सहयोग करें या इसको एक नई ऊर्जा प्रदान करें। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस INA की कमान अपने हाथों में लेने के लिए जर्मनी से प्रस्थान किया और अब ये पहुंचेंगे आपके जापान। ठीक है, तो इसके आगे का जो भाग है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहे, धन्यवाद।